832 दिनों तक का आतंक, भूख, हत्याएं, निरंतर बमबारी, 1 मिलियन से अधिक मौतें। लेनिनग्राद ने असंभव का सामना किया, लेकिन आज सब कुछ अलग है। 8 नाजी सैनिक, जिनके हाथ बांधकर और गले में फांसी का फंदा डाला गया है, अपने भविष्य का इंतजार कर रहे हैं। वे युद्धबंदी नहीं हैं, वे हत्यारे हैं। उन्होंने नागरिकों को मारा, गांवों को जलाया, महिलाओं और बच्चों को मारा। कोई न्यायालय नहीं होगा, कोई अपील नहीं होगी, केवल वही सजा जो करोड़ों लोगों ने इंतजार किया। नकली कसाई फंदे कसते हैं, ट्रकों के इंजन चालू होते हैं, भीड़ सन्नाटा करती है। अंत अब कुछ सेकंड्स की दूरी पर है। क्या यह न्याय था या प्रतिशोध? क्या यह एक आवश्यक सजा थी या एक क्रूर चेतावनी? यह लेनिनग्राद में नाजी सैनिकों की चौंकाने वाली सार्वजनिक फांसी थी। रसातल की राख से एक ऐसे शहर का पुनरुत्थान जिसने मृत्यु को चुनौती दी। 27 जनवरी 1944 को 832 दिनों की साहसी प्रतिरोध के बाद लेनिनग्राद को आखिरकार उस जर्मन घेराबंदी से मुक्त किया गया था जिसने कभी गौरवमयी शहर को अविश्वसनीय पीड़ा के दृश्य में बदल दिया था। यह मुक्ति अचानक नहीं हुई, बल्कि यह एक धीरे धीरे विकसित होने वाली प्रक्रिया का परिणाम थी जो 1 साल पहले जनवरी 1943 में शुरू हुई थी, जब ऑपरेशन चिस्पा चलाया गया था। इस सैन्य ऑपरेशन ने एक संकीर्ण भूमि मार्ग खोलने में सफलता पाई, जो केवल 8 से 10 किलोमीटर लंबा था, जो लेक लाडोगा के दक्षिण में स्थित था, जिसे जीवन का मार्ग कहा जाता था, जिसने जीवित बची हुई जनता के लिए सीमित लेकिन महत्वपूर्ण आपूर्ति का प्रवाह संभव बनाया। पूरी मुक्ति लेनिनग्राद नोवगोरोड हमले के साथ आई, जो एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान था, जिसने जर्मन बलों को शहर के आसपास से पूरी तरह से वापस जाने के लिए मजबूर किया। पहले सोवियत सैन्य पर्यवेक्षक जिन्होंने मुक्ति प्राप्त शहर में प्रवेश किया, वे एक लगभग महाप्रलय जैसे विध्वंस के दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। लेनिनग्राद मोर्चे के कमांडर जनरल गोवरोव ने बाद में अपनी यादों में वर्णन किया, यह अब वह शहर नहीं था जिसे हम जानते थे। यह उस इमारत के मृत शरीर जैसा था जो कभी रूसी साम्राज्य का गहना हुआ करता था। संहार का सटीक विवरण, जिसे युद्ध क्षति मूल्यांकन राज्य आयोग द्वारा बारीकी से दस्तावेजित किया गया था, चौंका देने वाली संख्याएं प्रकट करता है। इमारतों का 30% से अधिक पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, जबकि 40% और इमारतों को संरचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण मरम्मत की आवश्यकता थी। शहरी बुनियादी ढांचा लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। विद्युत आपूर्ति प्रमुख जनरेटर स्टेशनों के नष्ट होने के कारण लगभग मौजूद नहीं थी, जबकि पानी की आपूर्ति प्रणाली अपनी क्षमता का केवल 25% ही काम कर रही थी, जिसमें 87 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइनों को बमबारी और अत्यधिक ठंड के कारण क्षति हुई थी। ऐतिहासिक स्मारक जैसे कि पुश्किन का कैथरीन पैलेस और पीटरहॉफ पैलेस को जर्मन सैनिकों द्वारा लूटकर जलाया गया था, जो हिटलर द्वारा आदेशित भूमि जलाना नीति का पालन कर रहे थे। दक्षिणी औद्योगिक बेल्ट, जो पहले एक गतिशील उत्पादन केंद्र था, बमबारी के कारण पहचान में नहीं आता था। यहां तक कि सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया था ताकि इसके सामग्री का उपयोग रक्षा किलों के लिए किया जा सके, जिसमें ट्राम रेल को एंटी टैंक बैरियर में परिवर्तित कर दिया गया था और बिजली के तारों का पुनः उपयोग सैन्य संचार के लिए किया गया था। सोवियत अधिकारियों ने तुरंत समझ लिया कि लेनिनग्राद की पुनर्निर्माण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना चाहिए, न केवल व्यावहारिक कारणों से बल्कि प्रतीकात्मक कारणों से भी। उस शहर में जीवन को पुनः स्थापित करना, जिसने युद्ध के सबसे लंबे घेराव का सामना किया था, सोवियत जनता की सहन शक्ति का एक मजबूत संदेश देने का प्रतिनिधित्व करेगा। स्वयं स्टालिन, जो कभी भी पूर्व साम्राज्य की राजधानी के साथ अम्बिवालेंट संबंध रखते थे, ने इसके शारीरिक पुनर्निर्माण के प्रचारात्मक संभावनाओं को पहचाना। एक पोलित ब्यूरो की बैठक में, जिसे अनास्तास मिकोयान द्वारा दस्तावेजित किया गया था, स्टालिन ने कहा था, लेनिनग्राद में हर पुनर्निर्मित पत्थर सोवियत दृढ़ संकल्प का एक स्मारक होगा। दुनिया को देखना चाहिए कि जो हिटलर नष्ट नहीं कर सका, हम उसे फिर से बना सकते हैं। यह रणनीतिक दृष्टिकोण नगन्य बारानोव द्वारा नेतृत्व किए गए एक विशेष पुनर्निर्माण समिति के गठन में वास्तविक रूप लिया, जो पहले शहर के प्रमुख शहरी नियोजक थे। बारानोव, जिनके स्वयं के पुत्र ने घेराबंदी के दौरान अपनी जान गंवा दी थी, ने जो विशाल कार्य सौंपा गया था, उसमें एक व्यक्तिगत जुनून लगाया। उन्होंने एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम विकसित किया, जिसमें ऐतिहासिक स्मारकों की सटीक पुनर्स्थापना,
और सोवियत आदर्श के अनुसार आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास को समझदारी से मिलाया गया था। पहली श्रमिक ब्रिगेड्स फरवरी 1944 में आनी शुरू हुई, इससे पहले कि बाहरी क्षेत्रों में पूरी तरह से संघर्ष समाप्त होता। ये ब्रिगेड्स मुख्य रूप से महिलाएं और किशोर थे, क्योंकि फ्रंट पर पुरुषों की भारी जनसंख्या हानि हो चुकी थी। उनका पहला कार्य मलबा हटाने और पुनः उपयोग योग्य सामग्री प्राप्त करने का था। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि पहले 6 महीनों में 3 मिलियन से अधिक घन मीटर मलबा हटाया गया था, जो मुख्य रूप से मैनुअल उपकरणों से किया गया था, क्योंकि विशेष मशीनरी की भारी कमी थी। काम वास्तव में एक बारूदी सुरंग के ऊपर चल रहा था। लाल सेना की विशेष टीमों ने शहर में 1,70,000 से अधिक न फटे हुए विस्फोटक उपकरणों की पहचान की थी, जो पूरे शहर में फैले हुए थे, उच्च क्षमता वाली हवाई बमों से लेकर एंटी टैंक खदानों और तोपखाने के गोले तक। इन उपकरणों को प्राथमिकताएं निर्धारित कर निष्क्रिय किया गया था विशेष मार्गों के आधार पर, और ये पुनर्निर्माण के दौरान वर्षों तक भवनों के नींव उपभोक्ता क्षेत्रों और आवासीय क्षेत्रों में दिखाई देते रहे, जिससे और अधिक जाने गई। प्रारंभिक प्रयासों को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेवाओं को पुनः स्थापित करने पर केंद्रित किया गया था। अस्पताल, बेकरी, विद्युत स्टेशन और देश के अन्य हिस्सों से रेलवे कनेक्शन। इन आवश्यक बुनियादी ढांचों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी, सामग्री और श्रमिकों के आवंटन में। 1944 के अंत तक ट्राम प्रणाली ने प्रमुख सड़कों पर आंशिक रूप से अपना कार्य फिर से शुरू कर दिया था, जो शहरी सामान्यता के पुनर्जन्म का प्रतीक था। भौतिक पुनर्निर्माण जनसंख्या की पुनर्प्राप्ति के समानांतर चल रहा था। शहर, जिसने घेराबंदी के दौरान अपनी जनसंख्या का 2/3 खो दिया था, धीरे धीरे पुराने निवासियों और अन्य सोवियत क्षेत्रों से नए निवासियों का स्वागत करने लगा। अधिकारियों ने एक निवास परमिट प्रणाली प्रोपिस्का लागू की थी, ताकि इस जनसंख्या प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके और औद्योगिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक योग्य श्रमिकों की प्राथमिकता की जा सके। अपोकैलिप्सिस के 842 दिन, जब भूख और ठंड ने हथियार बना लिया, लेनिनग्राद की घेराबंदी के दौरान दुखों की तीव्रता ने यूरोपीय आधुनिक इतिहास में किसी भी पिछली घटना को पीछे छोड़ दिया। यह एक मानवतावादी आपदा थी, जिसे जानबूझकर एक सैन्य रणनीति के रूप में प्रेरित किया गया था। लेनिनग्राद की घेराबंदी एक ऐसी युद्ध की अवस्था थी जो पिछले संघर्षों से परे थी, जिसमें एक नागरिक आबादी के खिलाफ सामूहिक भूखमरी को हथियार के रूप में व्यवस्थित रूप से लागू किया गया था। भूखमरी, जो युद्ध के उपकरण के रूप में उपयोग की गई, घेराबंदी के पहले सर्दी 2141-2142 के दौरान अभूतपूर्व स्तरों तक पहुंच गई। रोटियों की आधिकारिक राशन, जो जनता का मुख्य भोजन था, धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि खाद्य भंडार समाप्त हो गए। नवंबर 2141 में अधिकारियों को कामकाजी औद्योगिक मजदूरों के लिए दैनिक राशन को केवल 250 ग्राम और अन्य नागरिकों, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे, के लिए केवल 125 ग्राम तक घटाने का निराशाजनक कदम उठाना पड़ा। जैव रसायनज्ञ अलेक्जेंडर बेल्याकोव, जिन्होंने आपातकालीन पोषण संस्थान में काम किया, ने इस साइट ब्रेड की संरचना को बारीकी से दस्तावेजित किया। हम जो रोटी कहते थे जनवरी 2142 में, उसमें केवल 30% ही निम्न गुणवत्ता वाले आटे की होती थी। बाकी का मिश्रण बुनाई से निकाली गई सेल्यूलॉज, माल्ट के अवशेष, लकड़ी का चूरा और कभी कभी कागज की सेल्यूलॉज था, जब वह उपलब्ध था। यह रोटी, जो पोषणहीन पदार्थों से मिलाकर बनाई गई थी, सामान्य रोटी की तुलना में लगभग 1/3 कैलोरी प्रदान करती थी, लेकिन इसका मानसिक प्रभाव पहचानी गई भोजन के रूप में अकल्पनीय था, जो एक ऐसी आबादी के मनोबल को बनाए रखने में मदद करता था जो भूख के कगार पर थी। इस अंश में प्रोफेसर दिमित्री पावलोव द्वारा घेराबंदी के दौरान विकसित किए गए आपातकालीन खाद्य उत्पादों में से एक का वर्णन किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि उन्होंने विटामिन युक्त सूप तैयार किया, जो पाइन की सूंडों, सेल्यूलॉज से उत्पन्न यीस्ट और चमड़े से निकाले गए पोषक तत्वों से बनाया गया था। उनके शोध, जो बाद में लेनिनग्राद 1941 घेराबंदी के तहत वैज्ञानिक अस्तित्व के रूप में प्रकाशित हुए, में इन खाद्य प्रतिस्थापनों की जटिल जैव रसायन का विवरण था। यह शोध दर्शाता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद वैज्ञानिक प्रयासों ने खाद्य आपूर्ति को बढ़ाने में कैसे मदद की। खाद्य वितरण प्रणाली एक जटिल ढांचे में विकसित हुई, जो युद्ध प्रयास के लिए
व्यक्तियों के उपयोगिता के आधार पर श्रेणियों में बांटी गई। राशनिंग के 5 मुख्य श्रेणियां स्थापित की गईं, जो प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध थीं। भारी उद्योग के श्रमिक, आंतरिक मोर्चे के सैनिक, सामान्य औद्योगिक श्रमिक, सरकारी कर्मचारी और अंत में आश्रित, बच्चे, बुजुर्ग और बेरोजगार। इस भूख का वैज्ञानिक संरचनात्मक रूप एक गहरी सामाजिक स्तर की व्यवस्था में परिणत हुआ, जहां व्यक्तिगत अस्तित्व सीधे तौर पर दी गई श्रेणी पर निर्भर करता था। सोवियत संघ के आधिकारिक आंकड़े, जो बाद के अनुसंधान से पुष्टित हैं, ने पुष्टि की कि घेराबंदी के दौरान 1 मिलियन से अधिक नागरिकों की मृत्यु हुई, मुख्य रूप से सीधे भूखमरी और गंभीर कुपोषण से संबंधित बीमारियों के कारण। जनवरी और फरवरी 2142 के चरम बिंदु पर शहर में रोजाना 4000 तक लोग मर रहे थे। शोक सेवाएं पूरी तरह से ढह गईं, जिससे मृतकों के शरीर को बर्फीले मौसम में गली गली छोड़ दिया गया, जब भूमि बर्फ में जम चुकी थी और दफनाने के लिए खोदी नहीं जा सकती थी। 2160 के दशक में विज्ञान अकादमी के इतिहास संस्थान द्वारा किए गए विस्तृत जनसंख्या अध्ययन, हालांकि इन्हें 2190 के दशक में प्रकाशित किया गया, ने मृत्यु दर में महत्वपूर्ण पैटर्न का पता लगाया। जीवित रहने की दर उम्र, लिंग और पेशे के अनुसार नाटकीय रूप से भिन्न थी। जैसा कि अपेक्षित नहीं था, 10 से 14 वर्ष के बच्चों में युवा वयस्कों के मुकाबले अधिक जीवित रहने की दर थी, जिसे शोधकर्ताओं ने कैलोरी की गंभीर कमी से अधिक कुशल मेटाबॉलिक अनुकूलन के रूप में व्याख्यायित किया। 25 से 40 वर्ष की महिलाएं समरूप आयु वर्ग के पुरुषों की तुलना में अधिक प्रतिरोधी दिखी, जो अन्य ऐतिहासिक अकालों में देखे गए पैटर्न के साथ मेल खाता था। अस्पतालों ने घेराबंदी के विशिष्ट चिकित्सीय लक्षणों को दर्ज किया। लेनिनग्राद रोग, जो डोम्ब्या मिखाइल मोलचनोव द्वारा दिया गया नाम था, में ऐसे लक्षण होते थे जैसे कि प्रगति में सूजन, प्रोटीन स्तर में गंभीर कमी, गंभीर हृदय और रक्तवाहिकीय समस्याएं और अंततः बहुआंगिक असफलता। इस अवधि में विकसित चिकित्सा प्रोटोकॉल ने अत्यधिक कुपोषण की चिकित्सीय समझ में महत्वपूर्ण प्रगति की और अभी भी रूस के चिकित्सा संस्थानों में अध्ययन की जाती है। 2142 का शीतकाल अत्यधिक बढ़ गया, जिससे परिस्थितियां आबादी के लिए लगभग अविश्वसनीय हो गईं। तापमान अक्सर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता था और ताप की उपलब्धता नहीं थी, जिससे आवासीय भवन पूरी तरह से रेफ्रिजरेटर में बदल गए। यह अवधि विशेष रूप से कठोर थी, यहां तक कि पेट्रोग्राद के मानकों से भी। जनवरी के दौरान 20 दिन लगातार तापमान ने -25 डिग्री सेल्सियस से नीचे का रिकॉर्ड बनाया। ऐसा पहले केवल 1892 में हुआ था। नागरिकों ने जीवित रहने की अपनी निराशाजनक लड़ाई में अनावश्यक आंतरिक संरचनाओं को तोड़ डाला ताकि ईंधन सामग्री प्राप्त की जा सके। लकड़ी की सीढ़ियों, दरवाजों, खिड़कियों के फ्रेम और अंततः भावनात्मक मूल्य वाले पारिवारिक फर्नीचर का बलिदान करते हुए। इस मौसम की सख्ती ने कुपोषण के प्रभावों को अत्यधिक बढ़ा दिया, एक विनाशकारी चक्र बनाते हुए। अत्यधिक ठंड ने कैलोरी की आवश्यकता को बढ़ा दिया, ठीक उसी समय जब उपलब्ध कैलोरी का स्तर ऐतिहासिक न्यूनतम पर पहुंच गया था। आधारभूत शहरी संरचनाओं का रखरखाव पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। जमी हुई और फटी हुई पाइपलाइनों ने पूरे जिलों में जल प्रणाली को नष्ट कर दिया। नगर अभियंता व्लादिमीर करासेव ने अपनी पेशेवर यादों में दस्तावेजीकरण किया कि 1942 के फरवरी तक मुश्किल से 8% आवासीय भवनों में कोई प्रकार की जल आपूर्ति कार्यशील थी। जल एकत्र करने के लिए दैनिक खतरनाक अभियान बन गया, जहां निवासियों ने सार्वजनिक रूप से सक्रिय कम बिंदुओं के चारों ओर लंबी कतारें बनाई, जो अक्सर बमबारी के तहत थीं। झील लादोगा के माध्यम से सैन्य मार्ग संख्या 100 का लॉजिस्टिक कार्यान्वयन युद्ध के सबसे असाधारण तकनीकी प्रयासों में से एक है। प्रारंभ में हिमनद प्रतिरोध के प्राचीन अध्ययन के माध्यम से स्थापित मार्ग ने एक जटिल मार्ग का रूप लिया, जिसमें मध्यवर्ती स्टेशन, आर्कटिक परिस्थितियों में प्रतिरोधी विशेष साइन बोर्ड और सख्त यातायात प्रोटोकॉल थे। मुख्य यातायात में GSAA ट्रकों का उपयोग किया गया था, जो अत्यधिक परिस्थितियों के लिए अनुकूलित थे, जो मूल रूप से 1 और आधे टन के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन जो अक्सर 3 टन आपूर्ति तक ले जाते थे। यह संचालन अपर्याप्त और अत्यधिक खतरनाक था। लेफ्टिनेंट कर्नल स्मिर्नोव ने दस्तावेजीकरण किया कि अपनी अधिकतम संचालन क्षमता में भी मार्ग लगभग 700-800 टन रोजाना परिवहन करता था,
जबकि न्यूनतम आवश्यकताएं अनुमानित रूप से 1100 और 1200 टन थीं, ताकि बुनियादी जीवित रहने के लिए राशियां बनाए रखी जा सकें। शीतकालीन संचालन के 152 दिनों के दौरान मेजर पावेल बारानोव ने विनाशकारी हानियों का दस्तावेजीकरण किया। 1400 वाहन पूरी तरह से डूब गए जब बर्फ अचानक टूट गई और अन्य 2500 को महत्वपूर्ण क्षति हुई। आधिकारिक आंकड़ों ने 1240 सीधे मानवीय हताहतों की पहचान की, हालांकि बाद की जांचों से अधिक संख्या का पता चला। यह असुरक्षित परिवहन विशेष रूप से हवाई हमलों के प्रति संवेदनशील था। फिनलैंड और जर्मनी की वायुसेना ने नियमित आक्रमण किए, जो सामान्यतः सुबह या शाम को होते थे, जब दृश्यता कम होने के कारण सोवियत युद्धक विमानों द्वारा इनकी रोकथाम करना मुश्किल होता था। विशेश रूप से विनाशकारी आक्रमण 20 दिसंबर को हुआ, जब जंकर्स जू 88 विमानों ने 42 ट्रकों के काफिले को नष्ट कर दिया, जिससे लगभग 224 टन खाद्यान्न का पूरी तरह से नुकसान हुआ। इन अत्यधिक परिस्थितियों के बावजूद लेनिनग्राद वासियों ने एक उल्लेखनीय सामाजिक एकजुटता बनाए रखी, जो जर्मन उच्च कमांड की उम्मीदों के विपरीत थी। उस मानसिक पतन और सामाजिक अराजकता के बजाय, जिसे नाजी रणनीतिकारों ने पूर्वानुमानित किया था, सामूहिक जीवित रहने की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए कई सामुदायिक एकजुटता तंत्र उभरे। सामुदायिक रसोई घर स्थापित किए गए थे, जो स्थानीय समितियों द्वारा प्रबंधित किए जाते थे, जहां कोई भी उपलब्ध सामग्री से सूप तैयार किए जाते थे, जैसे कि पेड़ों की छाल से लेकर औद्योगिक गोंद जिसमें पशु उत्पाद होते थे। निवासियों ने असाधारण पहल दिखाते हुए हर उपलब्ध स्थान पर सब्जियां उगाईं, जैसे कि पुनर्निर्मित सार्वजनिक पार्कों से लेकर खिड़की के सिलों पर छोटे बागानों तक। विशेष रूप से उल्लेखनीय था कि वाविलोव संस्थान के वनस्पति संग्रह से बीजों का उपयोग किया गया, जिन्हें वैज्ञानिकों ने इस अद्वितीय वैज्ञानिक धरोहर को नष्ट होने से बचाने के लिए छिपा दिया था, और जिन्होंने भूखमरी के बावजूद इसे उपयोग नहीं करने का विकल्प चुना था। अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां उभरीं, जो पारंपरिक व्यापार प्रथाओं से परे थीं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्रास्नोगोर्स्की और येल्तसोवा ने एक जटिल आदान प्रदान प्रणाली का दस्तावेजीकरण किया, जो केवल पोषणात्मक मूल्य पर आधारित नहीं थी, बल्कि मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोणों पर आधारित थी। ऐसे वस्तुएं जैसे कि पारिवारिक तस्वीरों को राशियों के लिए आदान प्रदान किया जा सकता था, क्योंकि उनका खाद्य मूल्य स्पष्ट नहीं था, बल्कि वे व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण मानसिक सहारा थे, जो जीवित रहने के लिए कैलोरी आधारित तर्क को पूरक थे। बच्चे इस घेराबंदी के दौरान विशेष रूप से कमजोर समूह थे। नगर शिक्षा कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 4 लाख बच्चे लेनिनग्राद में घेराबंदी के प्रारंभ में थे, जिनमें से कई पारिवारिक निर्णयों या प्रशासनिक कारणों से निकासी का अवसर खो चुके थे। इन अत्यधिक परिस्थितियों के बावजूद शैक्षिक जीवन आश्चर्यजनक रूप से जारी रहा। स्कूल की प्रधानाचार्य एना बोयकोवा ने इस निरंतरता का विस्तार से दस्तावेजीकरण किया। 89 स्कूलों ने पहले सर्दी के पूरे मौसम के दौरान काम किया, हालांकि अक्सर एक कक्षा में केवल 4 से 6 विद्यार्थी होते थे, जो छोटे हीटरों के पास इकट्ठा होते थे। हमने 15 मिनट की कक्षाएं लागू की, संक्षिप्त अवधि जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए अधिकतम ध्यान क्षमता का प्रतिनिधित्व करती थी। हालांकि ये सूक्ष्म समय अवधियां शैक्षिक सामग्री के बजाय एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक समय बन गईं, जो अत्यधिक परिस्थितियों में मानसिक टूटन को रोका करती थीं। स्वास्थ्य प्रणाली ने विशेष बच्चों के पुनर्वास घर स्थापित किए, जो अस्पतालों और अनाथालयों के संयोजन थे, और विशेष रूप से गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों का इलाज करते थे। बाल रोग विशेष जो एलेना स्कुल्स्काया, जो पेट्रोग्राद जिले में घर संख्या 30-8 की निदेशक थीं, ने ऐसे विशिष्ट पुण्य आहार प्रोटोकॉल विकसित किए थे जो खाद्य पुनराहार सिंड्रोम को कम करते थे, जो लंबे समय तक भूखमरी के परिणाम स्वरूप होने वाली घातक जटिलता होती है। उनकी विधियां, जो सावधानीपूर्वक नैदानिक अवलोकनों पर आधारित थीं, बाद में गंभीर कैलोरी कमी पर चयापचय अनुकूलन पर किए गए अनुसंधानों के लिए मार्गदर्शक बनी। घेराबंदी के बाद मानसिक स्वास्थ्य पर पीढ़ियों तक प्रभाव पड़ा। 1960 से 1985 के बीच न्यूरोसाइकेट्रिस्ट लियोनिद रोगोजिन द्वारा किए गए दीर्घकालिक अध्ययन में इस घेराबंदी के दौरान बच्चों के रूप में जीवित रहने वाले लोगों में विशिष्ट पैटर्न का पता चला। विशिष्ट खाने की बीमारियों की उच्च प्रचलन दर,
नियंत्रण समूह की तुलना में 70% अधिक, ग्लूकोज चयापचय में निरंतर विकार और खाद्य की कमी के खतरे के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया। एक विशेष रूप से जटिल पहलू था घेराबंदी के दौरान धार्मिक अभिव्यक्तियों का पुनर्जीवन। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी, खासकर सोवियत शासन के आधिकारिक रूप से नास्तिक संदर्भ में। कजान की हमारी लेडी की कैथेड्रल, जिसे पहले नास्तिकता का संग्रहालय में बदल दिया गया था, अप्रैल 1942 में चुपचाप आंशिक रूप से रूढ़िवादी पूजा के लिए बहाल कर दी गई थी। यह एक व्यावहारिक निर्णय था जो स्थानीय अधिकारियों ने पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं के सामूहिक एकजुट करने वाली शक्ति को पहचानते हुए लिया। आर्किप्राइस्ट निकोलाई लोमाकिन ने इस अस्पष्ट परिवर्तन का दस्तावेजीकरण किया। घेराबंदी के महत्वपूर्ण महीनों के दौरान धार्मिक सेवाओं में उपस्थिति लगभग 280% बढ़ गई। अधिकारियों ने जानबूझकर एक उभय दृष्टिकोण अपनाया, आधिकारिक रूप से विरोधी धार्मिक स्थिति बनाए रखते हुए चुपचाप प्रमुख चर्चों को संचालन की अनुमति दी, यह मानते हुए कि धार्मिक प्रथाएं मानसिक और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक हो सकती हैं। यह घटना यह दिखाती है कि कठोर वैचारिक संरचनाओं के भीतर भी बुनियादी अस्तित्व के संघर्ष के सामने व्यावहारिक अनुकूलन संभव है। धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संगठनात्मक लचीलापन का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। लेनिनग्राद में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण यहूदी समुदाय, जो पहले ही निषेधात्मक निर्वासन के कारण काफी हद तक घट चुका था, ने 2 अस्थायी सिनेगोगों का संचालन जारी रखा। रब्बी लुभाविच मेंडेल पेजनर ने शैब्बत सहायता नेटवर्क की स्थापना की, जहां यहूदी परिवारों ने उपलब्ध संसाधनों का सामूहिक रूप से उपयोग किया और अत्यधिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आहार नियमों की विशेष व्याख्या की। सांस्कृतिक प्रतिरोध सामूहिक अस्तित्व का एक और महत्वपूर्ण आयाम था। सभी आशाओं के विपरीत लेनिनग्राद फिलहार्मोनिक ने घेराबंदी के दौरान पूरे समय तक संगीत कार्यक्रमों का आयोजन जारी रखा और शहर की सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखा, यहां तक कि सबसे निराशाजनक क्षणों में भी। यह प्रयास अगस्त 1942 में शोस्ताकोविच की 7वीं सिम्फनी की प्रतिष्ठित प्रस्तुति में कल्मिनेटेड हुआ, जहां संगीतकार जो भूखमरी से कमजोर थे ने एक ऐसे दर्शक वर्ग के सामने प्रदर्शन किया जिन्होंने विशेष राशन प्राप्त किए थे ताकि वे प्रदर्शन के दौरान जागते रहें। यह संगीत कार्यक्रम, जो पूरे शहर और बाहरी दुनिया में विशेष सैन्य लाइनों के माध्यम से रेडियो पर प्रसारित किया गया था, सांस्कृतिक प्रतिरोध का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। यह सांस्कृतिक गतिविधि केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह सामूहिक मानसिक जीवित रहने का एक महत्वपूर्ण तंत्र था। संगीतज्ञ सोफिया क्राम्स्काया ने विश्लेषण किया, कला की अभिव्यक्ति की निरंतरता एक मौलिक अस्तित्वात्मक घोषणा थी। जब भौतिक परिस्थितियां अस्तित्व को केवल जैविक जीवित रहने तक सीमित करने की धमकी दे रही थीं, तो जटिल सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना सामूहिक मानवता के अपरिवर्तनीय पक्ष की पुण्य पुष्टि थी। लोक पुस्तकालय ने संक्षिप्त समय में काम करना जारी रखा, लेकिन साहित्यिक कृतियों की मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। मुख्य पुस्तकालय कर्मी एंटोनिना ग्रीनवॉल्ड ने इस विरोधाभासी घटना का दस्तावेजीकरण किया। जब अत्यधिक कैलोरी की कमी के कारण शारीरिक कमजोरी गंभीर हो गई थी, तो हमने विपरीत रूप से जटिल साहित्य की मांग में वृद्धि देखी। टॉल्स्टॉय, डिकेंस, ह्यूगो, विशेष रूप से उन कृतियों की जो मानसिक निवेश की आवश्यकता थी। गहन पठन एक साथ मानसिक विचलन के रूप में कार्य करता था और संकटग्रस्त सांस्कृतिक पहचान की पुण्य पुष्टि करता था। जीवित बचे लोगों के व्यक्तिगत डायरी, जिनमें से कई केवल सोवियत संघ के पतन के बाद खोजी गई और प्रकाशित की गईं, घेराबंदी के अनुभव की मानसिक जटिलता को प्रकट करती है। ये गवाहियां न केवल असाधारण परोपकार के कृत्य प्रस्तुत करती हैं, बल्कि निराशा से प्रेरित अत्यधिक व्यवहार की भी चर्चा करती है। विशेष रूप से मार्मिक हैं किशोरों के डायरी, जैसे तान्या सविचेवा के, जिनकी संक्षिप्त डायरी उनके परिवार के सभी सदस्य की मृत्यु की तिथियां नोट करती है और समाप्त होती है यह दिल तोड़ने वाली पंक्ति से, सभी मर गए, केवल तान्या बची है। सोवियत अधिकारियों ने इन प्रत्यक्ष गवाहियों के ऐतिहासिक मूल्य और प्रचारात्मक क्षमता को पहचाना और जून 1942 में नागरिक अनुभवों के व्यवस्थित दस्तावेजीकरण के लिए एक विशेष आयोग स्थापित किया। असफलता के दस्तावेज, जिन्हें मूल रूप से वर्गीकृत किया गया था और केवल आंशिक रूप से सोवियत युग के दौरान प्रकाशित किया गया था,
लगभग 125,000 पृष्ठों का गवाहियां शामिल करता है, जिसमें 1,500 पूर्ण व्यक्तिगत डायरी, 3,000 संरचित साक्षात्कार और लगभग 700 परिवार पत्राचार संग्रह शामिल हैं। यह विस्तृत दस्तावेजीकरण गंभीर मानसिक आघात के दीर्घकालिक परिणामों के लक्षणों को दर्शाता है। विशेष रूप से अनुकूलनशील व्यक्तित्वहीनता, जो सोवियत मनोवैज्ञानिकों द्वारा पहचानी गई, एक मानसिक रक्षा तंत्र था जिसमें व्यक्तियों ने मानसिक रूप से अपनी भावनाओं से अलगाव विकसित किया। मनोवैज्ञानिक वीरा इनबर, जिन्होंने घेराबंदी के दौरान क्लिनिकल प्रैक्टिस जारी रखी और पेशेवर टिप्पणियां व्यवस्थित रूप से दस्तावेजित की, ने इसे भावनात्मक अनुभव से जागरूकता को प्रभावी ढंग से अलग करने की क्षमता के रूप में वर्णित किया, जिससे असहनीय परिस्थितियों में कार्य करना संभव हो जाता था। लेनिनग्राद की घेराबंदी का अनुभव एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां आधुनिक औद्योगिक समाजों ने औद्योगिक पूर्व परिस्थितियों में मजबूरपूर्ण संक्रमण का सामना किया, जबकि समकालीन संगठनात्मक संरचनाओं, सांस्कृतिक मूल्यों और मानसिक अपेक्षाओं को बनाए रखा। यह बुनियादी अस्तित्व के संघर्ष और उन्नत विचारधारा के संरचनाओं के बीच का यह बुनियादी असंतुलन ऐसी सामाजिक अनुकूलन की ओर ले गया जिसमें आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान को बुनियादी अस्तित्व समस्याओं के समाधान में रचनात्मक रूप से लागू किया गया, जबकि जटिल सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां सामूहिक पहचान के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मानसिक तंत्र प्रदान करती थीं। न्याय की अडिग तलवार, 1 मिलियन आत्माओं के लिए हिसाब। लेनिनग्राद की घेराबंदी का आघात सोवियत संघ के लिए युद्ध के बाद जर्मन सैनिकों के प्रति धारणा को गहरे रूप से प्रभावित करता था, जो अन्य यूरोपीय संदर्भों की तुलना में एक विशिष्ट व्याख्यात्मक ढांचा स्थापित करता था। वेरमैक्ट सामान्य सशस्त्र बल और एसएस नाजी पैरामिलिट्री बल के बीच अंतर, जो अन्य पश्चिमी यूरोपीय संदर्भों में मौजूद था, सोवियत संघ की युद्धोत्तर मानसिकता में शायद ही कोई महत्व रखता था। लेनिनग्राद और अन्य सोवियत शहरों के बचे हुए लोगों के लिए, जिन्होंने कब्जे का सामना किया था, सभी जर्मन सैनिक उनके विशिष्ट संबंधों से परे उन लोगों के रूप में देखे जाते थे जो एक ऐसे तंत्र का हिस्सा थे जिसने जानबूझकर नागरिकों के खिलाफ विनाशकारी नीतियों को लागू किया था। विजय के बाद सोवियत प्रतिक्रिया कई आयामों में प्रकट हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ ने न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें सोवियत क्षेत्र में किए गए अपराधों पर विस्तृत दस्तावेजीकरण प्रस्तुत किया और प्रमुख न्यायविदों जैसे रोमेन रुडेंको को भेजा, जिन्होंने सोवियत मुख्य अभियोजक के रूप में कार्य किया। साथ ही सोवियत अधिकारियों ने अपने स्वयं के सैन्य ट्रिब्यूनल्स स्थापित किए ताकि उन जर्मन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जा सके जिन्होंने सोवियत नागरिकों के खिलाफ सीधे तौर पर ऑपरेशनों में भाग लिया था। लेनिनग्राद मिलिट्री ट्रिब्यूनल 99 ने विशेष रूप से उन जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जिन्होंने शहर पर व्यवस्थित बमबारी की थी और कब्जे वाले क्षेत्रों में अत्याचार किए थे, और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के लिए महत्वपूर्ण मिसालें स्थापित की थीं। सामान्य न्यायिक प्रक्रियाओं के साथ साथ सैकड़ों हजारों जर्मन युद्धबंदियों को श्रमिक शिविरों में डाला गया था, जहां उन्होंने संघर्ष के दौरान नष्ट हुई संरचनाओं के पुनर्निर्माण में सीधे योगदान दिया। यह नीति, जिसे बाद में मानवाधिकारों के समकालीन दृष्टिकोण से आलोचना की गई, सोवियत संघ की न्यायिक पुनर्स्थापनात्मक अवधारणा के तहत थी, जिसमें नष्ट करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को किए गए नुकसान की मरम्मत के लिए भौतिक योगदान देना पड़ता था। लेनिनग्राद में विशेष जर्मन युद्धबंदियों के दलों ने पुश्किन में कैथरीन पैलेस और हर्मिटेज के गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हिस्सों के पुनर्निर्माण में भाग लिया। ये विशिष्ट कार्य सौंपे जाने में एक प्रतीकात्मक आयाम था। वही व्यक्ति जिन्होंने रूसी सांस्कृतिक धरोहर की व्यवस्थित रूप से नष्ट करने में भाग लिया था, अब उन्हीं को इसके पुनर्निर्माण में योगदान देने के लिए कहा गया था, और यह कार्य खुद बचे हुए लोगों द्वारा निगरानी में किया गया था। यह महत्वपूर्ण है कि यह संदर्भित किया जाए कि स्टालिन शासन ने युद्ध की याद को अपनी आंतरिक राजनीतिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कुशलता से इस्तेमाल किया। 1949-1950 का लेनिनग्राद मामला इस छलांग को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। सोवियत नेताओं जैसे निकोलाई वोज़नेसेंस्की और अलेक्सेई कुज़नेत्सोव, जो शहर की रक्षा के दौरान महत्वपूर्ण थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। तात्कालिक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद देशद्रोह और कॉस्मोपॉलिटनिज्म के झूठे आरोपों के तहत मृत्युदंड दिया गया।
इस प्रक्रिया को अब राजनीतिक हत्या के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें स्टालिन ने संभावित राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त किया और आंतरिक शत्रुओं के खिलाफ निरंतर निगरानी की कथा को मजबूत किया। आतंक के स्वामी न्यायालय के समक्ष अपराधी अपनी क्रूरताओं का सामना करते हुए दिसंबर 1945 और जनवरी 1946 के बीच, जब नाजी नेताओं पर न्यूरेमबर्ग में आरोप लगाए जा रहे थे, लेनिनग्राद शहर सोवियत क्षेत्र में युद्ध अपराधों के प्रत्यक्ष अपराधियों के खिलाफ पहले सोवियत मुकदमों में से एक का दृश्य बना। 11 पकड़े गए जर्मन अधिकारी और सैनिकों पर नाजी कब्जे के दौरान लेनिनग्राद और प्स्कोव क्षेत्रों में की गई विशेष क्रूरताओं के लिए आरोप लगाए गए। अभियुक्तों के समूह की संरचना को जर्मन सैन्य पदानुक्रम के सभी स्तरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया था, जिससे आदेश श्रृंखला में व्यक्तिगत जिम्मेदारी के सिद्धांत के अनुप्रयोग को प्रदर्शित किया जा सके। हेनरिक रेमलिंगर जनरल, जिनका जन्म 1995 में हुआ था और जो प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवी थे, सबसे उच्च रैंक वाले अधिकारी के रूप में अभियुक्तों की सूची में सबसे ऊपर थे। 1941 से 1944 तक प्स्कोव के सैन्य कमांडर के रूप में उनके अधीन विशेष रूप से विभत्स कृत्यों का दस्तावेजीकरण सोवियत अभिलेखों में हुआ। उनके नेतृत्व में सुनियोजित दंडात्मक अभियानों का आयोजन हुआ, जिससे हजारों असहाय नागरिकों की दर्ज की गई हत्या हुई। कप्तान कार्ल हेरमैन स्ट्रूफिंग, जिनका जन्म 1912 में हुआ था और जो पूरी तरह से नाजी विचारधारा के प्रभाव में पले बढ़े थे, मध्य स्तर के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते थे। क्षेत्रीय कमान के संचालन अधिकारी के रूप में उन्होंने नागरिक जनसंख्या के खिलाफ विनाश के आदेशों के निष्पादन में विशेष उत्साह दिखाया। लेफ्टिनेंट फ्रांसवीज और एडवर्ड सोनेनफेल्ड आदेश श्रृंखला में मध्यवर्ती कड़ी थे, जहां सामान्य निर्देशों का अनुवाद विशिष्ट संचालन आदेशों में होता था। अभियुक्तों के समूह को 5 निचले रैंक के सैनिकों ने पूर्ण किया, जिनकी प्रक्रिया में सम्मिलितता सोवियत दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी कि आदेशों का पालन करने से जिम्मेदारी से छूट नहीं मिलती, जब वे आदेश मानवता के खिलाफ अपराधों में परिणत हों। 1941 से 1944 के बीच प्स्कोव क्षेत्र में जर्मन कब्जा नागरिक आबादी के खिलाफ एक सुनियोजित हिंसा की विशेषता लिए हुए था, जिसे नाजी सैन्य रणनीति के एक अभिन्न हिस्से के रूप में पूर्वी मोर्चे पर लागू किया गया था। पश्चिमी यूरोप के अन्य क्षेत्रों के विपरीत, जहां जर्मन कब्जे ने किसी हद तक नियमित नागरिक प्रशासन का स्वरूप बनाए रखा, सोवियत क्षेत्रों में जर्मन बलों ने ग्रामीण बस्तियों के जानबूझकर विनाश की नीतियों को व्यवस्थित रूप से लागू किया, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पक्षपाती प्रतिरोध की उपस्थिति थी। मुकदमे के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, जिनमें कब्जा किए गए जर्मन सैन्य अभिलेख और बाद की सोवियत जांच शामिल थी, इन अभियानों में एक सुसंगत पैटर्न को उजागर करते हैं। सबसे पहले जर्मन बल सुबह के शुरुआती घंटों में लक्षित गांव को पूरी तरह से घेर लेते थे। इसके बाद वे पूरी आबादी को मुख्य चौक जैसी केंद्रीय जगह पर इकट्ठा करते थे। तत्काल जबरन श्रम के लिए व्यक्तियों को चयनित करते थे। पक्षपातियों के साथ सहयोग के आरोपी या संदेहास्पद लोगों को तुरंत गोली मार देते थे और अंततः सभी इमारतों को योजनाबद्ध तरीके से आग लगा देते थे, जिससे बचे हुए लोग रूसी सर्दी में बिना आश्रय और संसाधनों के रह जाते थे। नोवियल्यादी, उतिनोवो और पारुजिनो जैसे गांवों को इस विनाश नीति के उदाहरण स्वरूप मुकदमे के दौरान प्रस्तुत किया गया। नोवियल्यादी में बचे हुए लोगों की गवाही के अनुसार जर्मन सैनिकों ने 83 निवासियों, मुख्य रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सामुदायिक खलिहान में इकट्ठा किया और उसमें आग लगाने से पहले सशस्त्र प्रहरी तैनात किए, ताकि जो कोई भी आग से बचने की कोशिश करे उसे गोली मार दी जाए। उतिनोवो में 67 निवासियों, मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे, को स्थानीय चर्च में बंद कर दिया गया, जिसे बाद में उसकी लकड़ी की संरचनाओं पर ईंधन डालकर जला दिया गया। इन आरोपों को समर्थन देने के लिए जर्मन आधिकारिक दस्तावेज अभियोजन पक्ष की एक मुख्य आधारशिला सिद्ध हुए। सोवियत जांचकर्ताओं ने कार्यात्मक आदेश, स्थिति रिपोर्ट, इकाई के रिकॉर्ड और सैन्य पत्राचार को सावधानीपूर्वक एकत्र किया, जिससे कमान की श्रृंखला और इन अत्याचारों की संगठित प्रकृति स्पष्ट रूप से उजागर हुई। पकड़े गए जर्मन अधिकारियों की जब्त की गई व्यक्तिगत डायरियों ने विशेष रूप से खुलासा करने वाले अतिरिक्त प्रमाण प्रदान किए। ये दस्तावेज मूल रूप से बाहरी पाठकों के लिए अभिप्रेत नहीं थे और दंडात्मक अभियानों का चौंकाने वाला स्पष्ट वर्णन रखते थे।
प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही ने इस प्रक्रिया में मानवीय आयाम का महत्वपूर्ण योगदान दिया। 60 से अधिक नरसंहारों से बचे लोगों ने मुकदमे के दौरान विस्तृत बयान दिए, अक्सर प्रत्यक्ष रूप से आरोपियों की पहचान की। स्वयं आरोपियों की स्वीकारोक्तियां एक और महत्वपूर्ण प्रमाणिक तत्व थीं। प्रचुर दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य का सामना करते हुए कई आरोपियों ने अपराधों में अपनी सीधी भागीदारी स्वीकार कर ली। 4 जनवरी 1946 को 7 दिनों की कार्यवाही के बाद न्यायालय ने केवल 4 घंटे की आश्चर्यजनक रूप से संक्षिप्त विचार विमर्श के पश्चात अपना निर्णय सुनाया। 11 में से 8 आरोपियों को फांसी की सजा दी गई, जबकि 3 को सोवियत शिविरों में जबरन श्रम की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने घोषणा की कि फांसियां अगली सुबह 5 जनवरी को लेनिनग्राद के कालिनिन स्क्वायर में सार्वजनिक रूप से दी जाएंगी, जो एक प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण शहरी स्थान था और घेराबंदी के दौरान बमबारी का शिकार हो चुका था। खातों का हिसाब चुकता करने का समय जब प्रतिशोधी फांसी ने न्याय किया। 5 जनवरी 1946 की सुबह लेनिनग्राद के कालिनिन चौक में, जो अब भी घेराबंदी के दौरान हुए वास्तुशिल्पीय घावों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर रहा था, यूरोपीय आधुनिक इतिहास में एक अभूतपूर्व न्यायिक घटना का मंच बन गया। प्रातः के पहले घंटों से ही जबरदस्त ठंड के बावजूद, जो 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गई थी, सभी आयु वर्ग के नागरिक धीरे धीरे चौक और आसपास की सड़कों पर इकट्ठा होने लगे। दोपहर तक 15,000 से 20,000 लोग चौक और आसपास की सड़कों पर घने तौर पर जमा हो गए थे, जैसा कि समकालीन सरकारी अनुमानों में उल्लेख किया गया है। हाजिरों की जनसांख्यिकीय संरचना महत्वपूर्ण थी। विशेष रूप से मध्य आयु वर्ग की महिलाएं और बुजुर्ग लोग प्रमुख रूप से मौजूद थे, जो सीधे तौर पर संघर्ष के दौरान पुरुषों की भारी जनसंख्यात्मक हानि को दर्शा रहे थे। कई उपस्थित लोग उन परिवारजनों की तस्वीरें लिए हुए थे जो घेराबंदी या कब्जे के दौरान मारे गए थे, जिससे यह घटना स्वाभाविक रूप से एक सामूहिक शोक सभा में बदल गई थी। 10 बजे एक मजबूत सुरक्षा से घिरा हुआ सैन्य काफिला उन दोषियों को लेकर आया जिन्होंने अपनी आखिरी रात केंद्रीय जेल में बिताई थी। कैदी जो लंबे समय के बंधन और कड़ी न्यायिक प्रक्रिया के बाद काफी कमजोर हो चुके थे, ग्रे रंग के मानकीकृत कपड़े पहने हुए थे, जिनमें जानबूझकर सैन्य चिन्हों को हटा दिया गया था, जो उनके सैनिक से सामान्य अपराधी बनने की औपचारिक अपमानजनक प्रक्रिया को प्रतीकित करता था। प्रारंभिक औपचारिकताओं के बाद कार्यवाही में एक विशिष्ट फांसी देने की तकनीक लागू की गई, जो व्यावहारिक और सांकेतिक दोनों कारणों से एक नवाचार थी। पारंपरिक गिरने के तरीके के बजाय, जहां फांसी पर खड़ा व्यक्ति जब मंच हटाया जाता है तो गिर जाता था, सोवियत अधिकारियों ने सैन्य वाहनों के माध्यम से एक वैकल्पिक उठाने का तरीका लागू किया। प्रत्येक दोषी को एक रस्सी के साथ सावधानीपूर्वक बांधा गया, जिसमें फांसी का गांठ बाईं कान के नीचे रखा गया था। उस रस्सी के विपरीत छोर को एक जिस्पांच ट्रक के पिछले हिस्से से मजबूती से जोड़ा गया था, जो सोवियत युद्ध प्रयास में महत्वपूर्ण औद्योगिक वाहन थे और अब एक ऐतिहासिक न्याय के उपकरण के रूप में प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किए जा रहे थे। जब फांसी दी गई तो भीड़ की प्रतिक्रिया को लगातार एक अद्वितीय मौन के रूप में वर्णित किया गया है, जो लगभग अलौकिक था। विभिन्न स्वतंत्र पर्यवेक्षकों ने इस असाधारण सामूहिक प्रतिक्रिया का दस्तावेजीकरण किया। हजारों लोग बिना कोई शोर, टिप्पणी या दिखावटी भावनाओं के केवल देख रहे थे, जैसे कि ऐतिहासिक क्षण की महत्ता पारंपरिक अभिव्यक्तियों से परे थी। दुनिया गवाह के रूप में जब न्याय बन गया था तमाशा। कालिनिन चौक पर की गई फांसी को सोवियत अधिकारियों द्वारा बहुत ही सूक्ष्म रूप से योजनाबद्ध और समन्वित मीडिया कवरेज प्राप्त हुआ, जिन्होंने इस घटना के प्रतीकात्मक महत्व को पूरी तरह से समझा था। लोकप्रिय रूप से प्रचलित चित्रकला पत्रिका ओगोनियोक ने 8 पन्नों का एक फोटो रिपोर्ट प्रकाशित किया, जिसमें मुकदमे और फांसी के मुख्य क्षणों को कैद किया गया था। इन तस्वीरों को सावधानीपूर्वक चुना और क्रमबद्ध किया गया था, जिसमें न केवल दोषियों को दिखाया गया, बल्कि भीड़ की प्रतिक्रियाओं को भी दिखाया गया था। विशेष रूप से घेराबंदी के प्रत्यक्ष उत्तरजीवियों और पीड़ितों के परिवारों की भावनात्मक उपस्थिति को प्रमुखता से दिखाया गया। सोवियत कवरेज का एक विशिष्ट तत्व उसकी जानबूझकर अंतरराष्ट्रीय प्रक्षिप्ति थी। आधिकारिक एजेंसी टास ने विदेशी मीडिया को विस्तृत प्रेस विज्ञप्तियां और चयनित तस्वीरें वितरित कीं, विशेष रूप से सोवियत प्रभाव वाले पूर्वी यूरोप में, जहां क्रांतिकारी न्याय की कथा एक संभावित रूप से ग्रहणशील दर्शक वर्ग पा रही थी। इसके विपरीत
पश्चिमी मीडिया ने सामान्यतः एक अधिक आलोचनात्मक और दूरी बनाए रखने वाला रुख अपनाया और विशेष रूप से मुकदमे की प्रक्रियाओं और सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने की प्रकृति पर पश्चिमी कानूनी मानकों से सवाल उठाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 6 जनवरी को एक लेख प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था सार्वजनिक तमाशे में सोवियत न्याय, जिसमें उनके संवाददाता हैरिसन सालिसबरी ने हालांकि आरोपों की वैधता को मान्यता दी थी, यह सवाल उठाया था। कानूनी प्रक्रियाओं को सार्वजनिक रूप से बड़े पैमाने पर तमाशों में बदल देना अनिवार्य रूप से न्यायिक और सामूहिक बदला लेने के बीच की मौलिक अंतर को प्रदूषित कर देता है। हालांकि यह सोवियत जनसंख्या पर डाले गए अत्यधिक कष्टों को देखते हुए समझ में आता है। यह दंड की नाटकीयता सोवियत और पश्चिमी न्यायिक प्रणालियों के बीच न्याय के सामाजिक उद्देश्य पर मौलिक रूप से भिन्न अवधारणाओं को दर्शाता है। यह व्याख्यात्मक भिन्नता सार्वजनिक रूप से फांसी देने की प्रकृति पर विपरीत दृष्टिकोणों में सुसंगत रूप से प्रकट होती थी, जबकि सोवियत मीडिया इसे लोगों के न्याय को लोगों की आंखों के सामने लागू करने के रूप में एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक तत्व के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। पश्चिमी प्रकाशन इसे मध्यकालीन तमाशा या प्रचार के रूप में न्याय के रूप में वर्णित कर रहे थे, जो न्यायिक पारदर्शिता और दंड की सामाजिक भूमिका पर सांस्कृतिक भिन्नताओं को दर्शाता था। लेनिनग्राद की फांसी एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है, जहां औपचारिक न्याय और प्रतीकात्मक शक्ति अविच्छिन्न रूप से आपस में जुड़ी हुई थीं। यदि हम केवल कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो दी गई सजा के लिए निर्विवाद रूप से वैध आधार थे। अपराधों का ठोस भौतिक प्रमाण कई गवाहों के बयानों और विस्तृत स्वीकृतियों के रूप में व्यापक रूप से दस्तावेजीकृत किया गया था। हालांकि विशेष रूप से सार्वजनिक रूप से फांसी देने का निर्णय केवल कानूनी विचारों से परे था और एक राजनीतिक और प्रतीकात्मक आयाम को जानबूझकर प्राप्त किया था। स्टालिनवादी शासन के लिए यह घटना एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अवसर थी, जो एक साथ कई आधिकारिक कथाओं को मजबूत करने का काम करती थी। फांसीवाद पर नैतिक विजय, सोवियत न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता और राज्य की क्षमता अपने नागरिकों की रक्षा करने और उनके द्वारा की गई पीड़ाओं का प्रतिशोध लेने की। आधिकारिक कैमरों की उपस्थिति, भीड़ के सावधानीपूर्वक कोरियोग्राफ की गई व्यवस्था और चित्रों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योजनाबद्ध प्रसार से यह स्पष्ट होता था कि यह आयोजन केवल दंडात्मक उद्देश्यों से परे था। विशेष रूप से महत्वपूर्ण यह है कि यह सार्वजनिक तमाशा इतने सुनियोजित रूप से तैयार किया गया था, जबकि सोवियत नागरिकों के खिलाफ सहयोग के आरोपों में चलाए जा रहे समानांतर मुकदमे अधिकतर बंद दरवाजों के पीछे और न्यूनतम मीडिया कवरेज के साथ होते थे। यह प्रक्रियाओं का यह भेदभाव स्पष्ट रूप से न्याय के सार्वजनिक रूप से उपयोग किए जाने के चयनात्मक उद्देश्य की ओर इशारा करता है, जो विशेष रूप से उन मामलों के लिए आरक्षित था जो आधिकारिक कथा को बिना किसी आंतरिक विरोधाभास या कब्जे की जटिलताओं को उजागर किए मजबूती से स्थापित करते थे। सोवियत विद्रोही इतिहासकार रॉय मेदवेदेव ने इस विषमतापूर्ण असम्मता को दस्तावेजित किया। जब जर्मन अपराधी सार्वजनिक रूप से कब्जे के दौरान किए गए अत्याचारों का सामना कर रहे थे, सोवियत सहयोगियों को बंद दरवाजों के जरिए मुकदमा चलाया जा रहा था, जो जानबूझकर किसी भी सार्वजनिक जांच से बचते थे, जिससे किसी भी उत्प्रेरक या परिस्थितियों को जो सरल रूप से सार्वभौमिक देशभक्ति प्रतिरोध के सिद्धांतों से टकरा सकते थे, के बारे में कोई सार्वजनिक जांच न हो सके। यह जानबूझकर बनाई गई द्विविभाजन न्यायिक प्रचार उद्देश्यों के लिए न्याय को प्रचारित करने का चयनात्मक उपयोग दर्शाती है, न कि प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ एक सतत प्रतिबद्धता। लेनिनग्राद की सामान्य जनता के लिए, जो घेराबंदी और आसपास के कब्जे के अनुभव से गहरे आघात में थी, कार्यवाही मुख्य रूप से एक लंबे समय से प्रतीक्षित पुनर्स्थापनात्मक न्याय का एक कृत्य था। समकालीन गवाहियों से यह कंसिस्टेंटली पता चलता है कि कई सामान्य नागरिकों ने इस घटना को मुख्य रूप से राज्य शक्ति का एक अमूर्त प्रदर्शन नहीं, बल्कि व्यक्तिगत पीड़ाओं के लिए एक ठोस आंशिक मुआवजे के रूप में समझा, जिनके लिए कोई भौतिक मुआवजा पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दे सकता था। सोवियत यादगार संस्कृति की विशेषज्ञ इतिहासकार निना तोमायरकिन इस व्याख्या की द्वैतता को रेखांकित करती है। यहां ऊपर से की व्याख्याओं में जो राज्य की प्रचारात्मक नियंत्रण की वकालत करते हैं और नीचे से की दृष्टिकोणों में जो सार्वजनिक न्यायिक समाधान की वास्तविक मानसिक आवश्यकता को पहचानते हैं, के बीच मौलिक विश्लेषणात्मक तनाव है। दोनों पक्ष एक साथ मौजूद थे,
जो एक विशेष सोवियत अनुभव पैदा करते थे, जहां नागरिकों की वास्तविक मानसिक आवश्यकता और राज्य की प्रचारात्मक रणनीतिक उपयोगिता एक साथ मेल खा रहे थे, जिससे जनता की वास्तविक आवश्यकताओं और इनका आधिकारिक उपयोग एक साथ दिखाई दे रहा था। लेनिनग्राद की कार्यवाहियों को युद्ध के बाद की पारगमन न्याय प्रक्रिया के व्यापक संदर्भ में समझना चाहिए, जिसमें ऐसी विशिष्ट विशेषताएं थीं जो इसे समकालीन अन्य प्रक्रियाओं से महत्वपूर्ण रूप से अलग करती थीं। समानांतर रूप से चल रहे नूरेमबर्ग परीक्षण, जो 1945 के नवंबर में शुरू हुए, ने एक ऐतिहासिक उदाहरण स्थापित किया, जिसमें प्रमुख नाजी नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय कानून के उभरते सिद्धांतों के तहत न्यायिक प्रक्रिया में लाया गया। लेनिनग्राद की प्रक्रिया के विपरीत, नूरेमबर्ग की विशेषता एक स्पष्ट रूप से बहुराष्ट्रीय न्यायिक संरचना थी, जिसमें बचाव के लिए ठोस गारंटी के साथ विस्तृत न्यायिक प्रक्रिया और सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण पर जोर दिया गया था। परिणाम स्वरूप कार्यवाहियां, जो जेल परिसर के भीतर गोपनीय रूप से की गईं और जो शास्त्रीय चिकित्सकीय सावधानी के साथ दस्तावेजित की गईं, सोवियत सार्वजनिक शो से स्पष्ट रूप से अलग थीं। इन मॉडलों के बीच बुनियादी अंतर न्यायालयों के सामाजिक उद्देश्य के बारे में विभिन्न धारणाओं को दर्शाता है। जबकि पश्चिमी परीक्षणों का प्राथमिक उद्देश्य तकनीकी कानूनी उदाहरणों की स्थापना था, सोवियत दृष्टिकोण ने जानबूझकर एक सामूहिक शैक्षिक आयाम को समाहित किया। सोवियत मॉडल की विशेषता औपचारिक रूप से संरचित न्यायिक प्रक्रियाओं के साथ कार्यवाही की स्पष्ट नाटकीकरण की थी, जिससे सजा का कृत्य शैक्षिक घटना में परिवर्तित हो जाता था, जो मानसिक शुद्धि प्रदान करता था और राष्ट्रीय पहचान पर आधारित विचारधाराओं को मजबूत करता था। यह विकास 1943 से 1949 तक के बीच 205 क्षेत्रीय सैन्य परीक्षणों की जांच करने पर देखा जा सकता है। पहले के परीक्षणों को सक्रिय संघर्ष के दौरान प्रेरणा देने वाले उपकरण के रूप में व्यापक सार्वजनिकता मिली, जबकि बाद के परीक्षणों को महत्वपूर्ण रूप से कम कवर किया गया, जब राष्ट्रीय प्राथमिकताएं पुनर्निर्माण की ओर स्थानांतरित हो गईं। यह अनुकूलन यह दिखाता है कि कैसे न्याय का उपयोग राजनीतिक और सामाजिक आवश्यकताओं के बदलते रुझानों के आधार पर किया गया था। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रतिनिधित्व और बाद के ऐतिहासिक विश्लेषण में इन सार्वजनिक कार्यवाहियों ने असाधारण रूप से विभाजित मूल्यांकन उत्पन्न किए हैं, जो न्याय, सजा और ऐतिहासिक स्मृति पर मौलिक व्याख्यात्मक तनावों को दर्शाते हैं। पश्चिमी दृष्टिकोणों ने ऐतिहासिक रूप से प्रक्रिया की समस्याओं पर जोर दिया है, इन घटनाओं को अक्सर न्यायिक शो के रूप में चित्रित करते हुए, जो कानूनी वैधता को प्रचारात्मक उपयोगिता से प्रभावित करते थे। इसके विपरीत समकालीन रूसी इतिहासकारों ने इन प्रक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन किया है, जो इनकी निर्विवाद राजनीतिक उपयोगिता और ठोस प्रमाणों पर आधारित कानूनी वैधता को एक साथ पहचानते हैं। समकालीन इतिहासकार निकिता लोमागिन का कहना है, पोस्ट सोवियत इतिहास लेखन ने सोवियत की आलोचना और पश्चिमी की पक्षपाती आलोचना को धीरे धीरे पार किया है, जिससे एक संशोधित मूल्यांकन संभव हुआ है, जो दोनों ठोस साक्ष्य आधारित वैधता, प्रचारात्मक उपयोगिता और सार्वजनिक न्याय की वास्तविक मानसिक आवश्यकता को मान्यता देता है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण पारगमन प्रक्रिया के जटिलताओं को पहचानता है, जहां न्याय, स्मृति और राजनीति अनिवार्य रूप से जुड़ी होती है। इन व्याख्याओं में भिन्नताएं पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट न्याय के बुनियादी उद्देश्यों के बारे में गहरे सिद्धांतात्मक तनावों को दर्शाती है। क्या यह मुख्य रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारियों की स्थापना के लिए तकनीकी उपकरण है, या एक व्यापक सामाजिक उपकरण है जो सामूहिक नैतिक पुनर्निर्माण के लिए है? क्या निष्पक्ष प्रक्रिया की तटस्थता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए या रूपांतरित शैक्षिक प्रभाव को? क्या यह तकनीकी कानूनी उदाहरणों की स्थापना को प्राथमिकता देता है या मानसिक शुद्धि के लिए सुस्पष्ट समापन प्रदान करना महत्वपूर्ण है? लेनिनग्राद की सार्वजनिक कार्यवाहियों का अंतिम धरोहर एक आयामी मूल्यांकन से परे है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रभावी पारगमन न्याय अनिवार्य रूप से कई संभावित तनावपूर्ण उद्देश्यों के बीच एक संवेदनशील संतुलन की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया की सटीकता और सार्वजनिक पहुंच, कानूनी कठोरता और सामान्य समझ, तकनीकी निर्णय और सामाजिक मानसिक शुद्धि। इसका समकालीन विश्लेषण यह महत्वपूर्ण याद दिलाता है कि वास्तविक पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट न्याय को दोनों कानूनी प्रक्रिया के औपचारिक आवश्यकताओं
और सामूहिक मानसिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहिए। एक संयोजन जो वैश्विक न्याय में पारगमन न्याय के समकालीन क्रियान्वयन को चुनौती देता है। लेनिनग्राद की फांसी ने रूस और जर्मनी की सामूहिक यादों में जटिल और महत्वपूर्ण रूप से विकास किया है, जो दोनों समाजों की राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करता है। समकालीन रूस में यह ऐतिहासिक घटना आधिकारिक ऐतिहासिक कथा में एक उभय दृष्टिकोण स्थान रखती है। सोवियत काल के दौरान इन फांसियों को महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध की काव्यात्मक कहानी का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता था, जिन्हें न्याय बहाली के आदर्श उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। विद्यालयी पुस्तकों, सरकारी डॉक्यूमेंट्री और समर्पण प्रकाशनों में इन्हें नियमित रूप से नागरिक कष्टों की ऐतिहासिक मरम्मत में राज्य की प्रतिबद्धता के ठोस प्रमाण के रूप में शामिल किया जाता था। यह व्याख्या सोवियत संघ के विघटन के बाद धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई। 1990 के दशक से सेंट पीटर्सबर्ग के प्रमुख ऐतिहासिक संग्रहालयों ने इन घटनाओं को अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण से लिया है, जो इन घटनाओं को बड़ी आलोचनात्मक दूरी के साथ और उन्हें विशेष रूप से पोस्ट युद्ध स्टालिनवादी नीतियों के संदर्भ में रखते हुए प्रस्तुत करते हैं। समकालीन प्रदर्शनियां मुख्य रूप से प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करती हैं, जिनमें न्यूनतम निर्देशित व्याख्याएं होती हैं, जिससे आगंतुकों को इस ऐतिहासिक अध्याय की नैतिक और कानूनी जटिलताओं के बारे में अपने स्वयं के निष्कर्ष विकसित करने का अवसर मिलता है। जर्मनी में व्याख्यात्मक विकास काफी हद तक अधिक प्रमुख और एकतरफा रहा है। युद्ध के बाद के दशकों में स्वच्छ वेरमैक्ट मिथक व्यापक रूप से प्रचलित था। यह एक काव्यात्मक निर्माण था जो अत्याचारों को केवल एसएस और नाजी पार्टी के विशेष संगठनों के कृत्य के रूप में प्रस्तुत करता था, और जर्मन नियमित सेना को नागरिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदारी से मुक्त करता था। यह सहायक लेकिन मौलिक रूप से विकृत मिथक 1975 में वेरमैक्ट अपराध वर्ब्रेchen der Wehrmacht 1955 से 1998 के यात्रा प्रदर्शनी के माध्यम से काफी हद तक ध्वस्त हो गया, जिसमें नियमित सेना की इकाइयों की नागरिकों के खिलाफ अत्याचारों में सीधी और व्यवस्थित भागीदारी का विस्तृत दस्तावेजीकरण किया गया था, विशेष रूप से पूर्वी मोर्चे पर। समकालीन जर्मन इतिहास लेखन ने धीरे धीरे इन सोवियत न्यायालयों के निर्णयों को नाजी अतीत के अपने आलोचनात्मक विश्लेषण में शामिल किया है, आरोपों की महत्वपूर्ण वैधता को स्वीकार करते हुए, जबकि विशेष प्रक्रियात्मक पहलुओं पर विचारशील आपत्तियां बनाए रखते हुए। म्यूनिक स्थित नाजीवाद पर दस्तावेज केंद्र जैसी शैक्षिक संस्थाएं वर्तमान में सोवियत न्यायालयों के फैसलों का स्पष्ट संदर्भ प्रदान करती हैं, जो युद्ध के बाद के संक्रमणकालीन न्याय की समग्र समझ और इसके विभिन्न संदर्भों के एक अभिन्न भाग के रूप में हैं। लेनिनग्राद की घेराबंदी, उसके परिणाम और इसके बाद की न्यायिक प्रक्रियाओं का ऐतिहासिक विश्लेषण युद्ध, न्याय और सामूहिक यादों की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण आयामों का खुलासा करता है, जो इसके विशिष्ट संदर्भ से परे जाते हैं। 80-162 दिनों की अलगाव और जानबूझकर भूखमरी की घेराबंदी के दौरान नागरिकों की साहसिक प्रतिरोध ने एक ऐसी जीवित रहने की क्षमता का प्रदर्शन किया जिसने पारंपरिक सैन्य गणनाओं को चुनौती दी। यह ऐतिहासिक अध्याय आधुनिक युद्ध की नागरिकों के खिलाफ क्रूरता की संभावना और असंभव परिस्थितियों में मानवता की असाधारण सहनशीलता दोनों को दिखाता है। लेनिनग्राद में जर्मन युद्ध अपराधियों की न्यायिक फांसी और सार्वजनिक निष्पादन वैध न्याय, राजनीतिक कथा और सामूहिक आघात के बीच जटिल अंतर संलनाओं का उदाहरण प्रस्तुत करता है। जबकि अपराधों को पर्याप्त साक्ष्य के माध्यम से व्यापक रूप से दस्तावेजित किया गया था, इस प्रक्रिया का प्रचारात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल यह दर्शाता है कि प्रक्रियात्मक न्याय और राजनीतिक संदर्भ की आवश्यकताओं के बीच अंतर्निहित तनाव होता है। समकालीन पर्यवेक्षकों के लिए इस ऐतिहासिक अध्याय का अध्ययन संक्रमणकालीन न्याय के स्थायी दुविधाओं के बारे में मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करता है। क्या वैध प्रतिशोधात्मक न्याय की आवश्यकताओं को सामाजिक मेलजोल की आवश्यकता के साथ संतुलित किया जा सकता है? ऐतिहासिक आघातों के सामूहिक रूप से प्रसंस्करण में सार्वजनिक समारोहों की भूमिका क्या होती है, और पीढ़ियों और राजनीतिक संक्रमणों के माध्यम से आघातपूर्ण घटनाओं की व्याख्याएं कैसे बदलती हैं? लेनिनग्राद की घेराबंदी और इसके जटिल परिणामों का इतिहास इस कारण गूंजता है क्योंकि यह उन मौलिक सवालों को उजागर करता है जो मानवता की क्षमता को, अत्यधिक पीड़ा को सहने और उसे फैलाने,
अत्याचारों के बाद न्याय खोजने और साझा आघातपूर्ण अनुभवों के आधार पर व्यवहार्य भविष्य बनाने की क्षमता पर जांच करता है। एक ऐसे युग में जहां समकालीन संघर्ष मानवाधिकारों के मौलिक सिद्धांतों को चुनौती दे रहे हैं, ये ऐतिहासिक पाठ मानव समाजों में अंतर्निहित विनाशकारी और पुनर्निर्माण शक्तियों के रूप में अत्यधिक प्रासंगिक बने रहते हैं।